नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है क्रेजी स्टडी। और बढ़ते हैं आगे अपनी उसी सीरीज के साथ जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी। और आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर की शुरुआत थोड़े अलग तरीके से रहेगी। जैसे मैं पहले इस चैप्टर का जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर लीड करेंगे और देखते चलेंगे एक एक चीज को। क्योंकि लास्ट ईयर इस चैप्टर में अटपटे टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए थे, लेकिन वो मुश्किल नहीं थे, तो उनको सभी को करने के सभी तरीके यहाँ पे बताए जाएंगे। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे क्या नाम है, 2 डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम रहती है, रीजनिंग प्रॉब्लम रहती है, फ्रैक्शन से प्रॉब्लम रहती है, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। हमारा एक चैप्टर पूरा हो चुका है जिसका नाम है पोलिनोमियल। उसमें जितने मुझे लगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए, तो उन सभी क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से अलग ही रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस होगी। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान के चलो मैंने एक इक्वेशन लिखी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लिखी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस मैंने लिखी हैं। इन 2 इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन है? वेरिएबल्स हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई। तो फिर ये ए बी सी क्या है? ए वन, ए टू, बी वन, बी टू, सी वन एंड सी टू। ये जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये लाइंस? ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, या दोनों को कट करके भी जा सकती है, या किसी सिर्फ एक को कट करके जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इस चैप्टर में से एचबीएससी में तो कम से कम ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सीबीएसई में एक आध बार आ चुका है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल क्या करते हैं, देखते हैं इन सभी मतलब प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ ट्रिक्स भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, तो उनको भी आप देखते चलेंगे। तो अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं चैप्टर का आपको। देखो, यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखी गई थी, जो कि क्या क्या थी? ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल 0, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ठीक है, 2 लाइन है ये 2 लाइन है, 2 अलग अलग लाइन है, मान के चल रहा हूं 2 अलग अलग लाइन है। और ये लाइंस जो हैं क्या कर सकती हैं? नंबर 1 पे तो ये दोनों लाइन यदि हैं तो ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। दोनों लाइन एक दूसरे के को इंसिडेंट भी हो सकती है। ठीक है, को इंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। होता कैसे है, ये नाम है इनके। यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा ग्राफिकली देखूं कि ग्राफिकली क्या होगा,
अभी सिर्फ रफली समझ रहे हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऐसे हो सकती है वो, ठीक है। दो लाइन पैरेलल चल रही है तो ऐसे हो सकती है। दो लाइन को इंसिडेंट है तो इसका मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ जो इनके कोफिशिएंट्स है ना, सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख के ही बता सकते हैं कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, क्या नाम है, इंटरसेक्टिंग है या फिर को इंसिडेंट है, सिर्फ फैक्टर क्या नाम है, कोफिशिएंट्स को देख के। कैसे? कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करना है। कैसे? यदि ऐसा हो जाए कि a1 अपॉन a2 इक्वल ना आए b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अभी सुनना, सिर्फ सुनते चलना। अगर क्या हो जाए a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल ना आए, ठीक है। और यदि क्या हो जाए c1 अपॉन c2 इक्वल ना आए तो वो पैरेलल लाइन हो जाती है। और अगर क्या हो जाए a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के और इक्वल आ जाए c1 अपॉन c2 के, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? लाइन को इंसिडेंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखना, बिल्कुल ध्यान से देखते चलना। अब ये जो क्या नाम है, मतलब ये जो पूरा पेयर है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो ये क्या दे सकता है हमको? सॉल्यूशन दे सकता है। अब इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाला हूं मैं यहाँ पे। तो अभी सॉल्यूशन क्या होंगे? सुनते चलना, बात को सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना। सॉल्यूशन क्या होंगे? अगर लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो वहां पर सॉल्यूशन होता है। अगर लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे तो वहां पर सॉल्यूशन नहीं होता। तो इंटरसेक्ट यहां पे कर रही है तो यहां पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है यहाँ पे। सिर्फ मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। कौन सा सॉल्यूशन है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। यहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन एक पॉइंट पर नहीं, बहुत सारे पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां पर भी सॉल्यूशन है, लेकिन सुनना, यहां पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, तो यहां पे सॉल्यूशन नहीं है, यहां पे सॉल्यूशन नहीं है। सुनो, जहां जहां पर सॉल्यूशन होता है उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जहां जहां पे सॉल्यूशन होता है उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जहां पे सॉल्यूशन नहीं होता वहां पे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्यूशन नहीं है तो साफ लिखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन है ही नहीं तो नो सॉल्यूशन। अच्छा मुझे ये बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन में लाइंस कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? एक बार। इसका मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? बहुत बार इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत बार। तो ऐसी मतलब इस लाइन को क्या बोलेंगे या इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम क्या? इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख देता हूँ। मेनी सॉल्यूशन भी कई बार इसका आंसर दे देता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी कई बार आंसर देता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक बार इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देख लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ही करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो होगी हमारी जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स थिंक लगती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग लगती है, उन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखना अब इस क्वेश्चन को, कहता है फाइंड वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, एंड वेदर द लाइंस, मतलब कि लाइन की इक्वेशन है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल है या फिर को इंसिडेंट लाइंस हैं, ये बताना है अभी हमको, ठीक है। देखना, बिल्कुल आसान तरीका है। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले चेक करेंगे a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कौन से होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना।
जिनके साथ में x लगा हुआ है ना वो a1/a2। यदि तुम पहली इक्वेशन जो पहले नंबर 1 पे इक्वेशन है, मतलब जिस इक्वेशन के तुमने पहले वो लिखे ना ऊपर, मतलब कि जो न्यूमरेटर में लिख रहे हो उसी के लिखने फिर हर बार में। जैसे ये 2/3, 2 बाई कितना है 6, मतलब x वाले 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। और ये दूसरा क्या है, दूसरा a1/a2 क्या नाम है b1/b2, b1/b2। b1 कितना है माइनस के 4, और ये b2 कितना है, इसको प्लस कर लूँ, यहाँ पे प्लस के 12 है, कैंसिल कर दिया। 4 1 जा 4 और 4 3 जा कितना आया 12। अब देखो एक है 1/3, एक है -1/3, दोनों सेम नहीं है, इक्वल है बिल्कुल। तो a1/a2 इक्वल नहीं हुआ किसके, b1/b2 के। और जब ये इक्वल नहीं होते तो उस वक्त क्या होता है, जब पहले ही बराबर ना हो a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के, तो वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और मैंने बताया था तुमको कि यदि इंटरसेक्ट हो जाए लाइन तो वहां पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहता है वो कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट है। यहाँ पे यदि सॉल्यूशन भी पूछ लेता तो सॉल्यूशन होगा यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ना देखो इक्वेशन की हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो ठीक कर लेंगे इसको। मतलब ये जो 3 है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कराओ, यहाँ पर भी कराओ, तो क्या बनेगा ये 4x, तो मतलब ऊपर नहीं करवानी ना, प्लस 3 × y 3y और 7 दिए 21। ठीक है, इक्वेशन सीधी कर लेनी है पहले ऐसे, उसका बिल्कुल जो चेहरा बिगड़ा हुआ है ना मेकअप कर देना उसका। ठीक है, तो a1/a2 इक्वल कितना होगा 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। b1/b2 कितना होगा 3/6, y वाले उठाने आप, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, c1/c2 ये कितना होगा 21/12। अब ये 3 की टेबल पे आते हैं, काट दो, 3 7 21, 3 चौके 12। देखो क्या हुआ, मतलब a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, क्योंकि दोनों 1/2 है, लेकिन इक्वल नहीं आया c1/c2 के। और यदि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए जब तीसरे वाला इक्वल ना हो तो लाइन पैरेलल चलती हैं, लाइन क्या होंगी पैरेलल। और सॉल्यूशन कैसा होगा, जो लाइन पैरेलल हो कैसे कट कर सकती है वो कट ही नहीं करेंगी। जब कट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और यदि सॉल्यूशन नहीं है तो नो सॉल्यूशन। दिख रहा है ना, ओके। अब यहाँ पे चेक करते हैं a1/a2 b1/b2, तो निकालने ही पड़ेगा उनको। a1/a2 यानी कि 4/2, 4 2 2 जा 4। यहाँ पे b1/b2 इसका मतलब 2 यहाँ पे y की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और 1 2 जा 2। और c1/c2 ये भी कितना है 2/1 यानी कि 2 ही आएगा। ये भी तीनों के तीन इक्वल आ गए। अगर तीनों इक्वल आ जाएं, अगर तीनों इक्वल आ जाएं, a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, और वही इक्वल आ जाए c1/c2 के, तो ऐसे केस में क्या होता है, लाइंस क्या होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, यदि एक मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रहेगा कंसिस्टेंट। और यदि कंसिस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो बहुत सारे हैं, यानी कि इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन कह लो। और क्या नाम है, और क्या पूछा था कि लाइन क्या कर रही है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर है लाइन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। पहले ही दे दिया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है,
और हमको पता है कि जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो उस वक्त एक खास बात होती है। क्या? हमको क्या पता है? फॉर नो सोल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। यही होता है ना? यही होता है ना? अब देखना, k/3 इक्वल 2y-4, ठीक है, इक्वल नॉट इक्वल 5/10। देखो k की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब इसको छोड़ो। अब देखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे, 4 इंटू के 4k, ठीक है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3 2 6। k की वैल्यू निकालनी है तो 6 डिवाइड में 4 चला जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो k की वैल्यू हो जाएगी कितनी? -3/2। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर भी क्या कहा है इसने? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। और फॉर्मूला अगर याद है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो फिर ये खत्म क्वेश्चन। a1 अपॉन a2 इसका मतलब k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 इसका मतलब 3 अपॉन k, c1 अपॉन c2 इसका मतलब 3 अपॉन 6, ये नॉट इक्वल। अब यहाँ से सिर्फ यहीं से हम निकाल सकते हैं ना, वैल्यू निकाल लो, तो सिर्फ इसको उठा लो, k की k के साथ करवाएंगे k² इक्वल 12 3 36, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये स्क्वायर है, उस साइड जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग के प्लस और माइनस का हो जाता है, पता होगा आपको, प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6, k की वैल्यू प्लस माइनस के 6। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। पिछली बार ना ऐसा क्वेश्चन आ गया था, बता दूं मैं आपको, ठीक है, तो फिर बच्चे क्या करने लग गए, कहने लगे कि सर किया नहीं, ये तो हमने, क्योंकि सिलेबस में से कट था ना, हम क्या करते हैं। लेकिन अब आ सकता है, स्टैंडर्ड मैथ वालों बच के रहना, ठीक है, आ सकता है। तो यहाँ पर भी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही हो सकता है ना। देखो a1 अपॉन a2 करूंगा, इसका मतलब 3k प्लस 1 डिवाइड में k² प्लस 1 इक्वल y वाला 3y k माइनस 2 इक्वल नॉट इक्वल टू माइनस के 2y माइनस 5। अच्छा, इससे तो कुछ लेना देना है नहीं, इससे काम है, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसकी यहाँ पे करवाएंगे जब क्रॉस, तो क्या होगा? 3k की k के साथ करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3k की k के साथ करवाएंगे तो 3k² हो जाएगा, k की 1 के साथ करवाएंगे तो k हो जाएगा, -2 की 3k के साथ दोनों ही करवानी है ना, तो 3 2 6k हो जाएगा, और -2 1 2 हो जाएगा। अभी एक साइड का निपटारा हो चुका है, इक्वल। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 की करवानी है k² के साथ, तो 3k²। अब 3 की करवानी है 1 के साथ, 3 1 3, 3k² इस साइड भी है उस साइड भी है, दोनों प्लस प्लस के है ना, ये तो कैंसिल। 6 माइनस के 6k प्लस के 1k कितना हो जाएगा? माइनस के 5k। इस 2 को उस साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में गया 2 और ये हो जाएगा 5 टोटल, और ये वाला 5 मल्टीप्लाई में है k की, तो k इस साइड बच जाएगा, उस साइड में माइनस के 5 डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे, काट दिया जाएगा माइनस के 1, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1, ठीक है। तो दैट्स इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना भाई अब आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है आपकी बात। यूनिक सॉल्यूशन में अभी जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इसका, तो बताया था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, ऐसा ही तो बताया गया था। ओके, तो ये 1/3 आ जाएगा, नॉट इक्वल किसके? 2/k, ठीक है। अब क्या करेंगे? k की इस साइड मल्टीप्लाई, k1 k और 2 की 3 के साथ 6, बीच में नॉट इक्वल, इसका मतलब k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, और चाहे जो मर्जी हो, तभी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि भाई इसने यूनिक सॉल्यूशन कहा ना, हम क्या करें, तो ये हो जाएगा 8/k
इज नॉट इक्वल 5/10। इसको मैं काट देता हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब k की उस साइड मल्टीप्लाई कराऊंगा, k 1 जा k, 2 की इस साइड कराऊंगा, 2 8 जा 16। ठीक है, बीच में क्या है, नॉट इक्वल, मतलब k की वैल्यू 16 नहीं होनी चाहिए, और चाहे जो भी हो, और चाहे जो भी हो, ठीक है, तब जाके यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां पे चेक करते हैं। देखो इसकी शक्ल भले ही बुरी लग रही हो, लेकिन कोई बात ना, अंदर से देखना, दिल का अच्छा इंसान है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब k बाई वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k इंटू k स्क्वायर इक्वल, उस साइड करवाएंगे 12 3 36 इज नॉट इक्वल टू, और क्या नाम है, k की वैल्यू इतनी निकाल लें तो ये k है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस। तो k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, वैसे तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगा रहा हूँ अभी, लेकिन अब बताऊंगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा या क्या आएगा, ठीक है, प्लस माइनस, यानी कि k की वैल्यू प्लस का 6 या माइनस का 6 नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों जगह प्लस का लिया है, मतलब यदि एक जगह प्लस का लिया तो दोनों जगह प्लस का लेना पड़ेगा, माइनस का लिया तो माइनस का ही लेना पड़ेगा। ये बात इंश्योर करना, ऐसे मत कर देना कि एक साइड प्लस एक साइड माइनस, फिर उसके बाद दिक्कत आ जाएगी भाई, ठीक है। तो प्लस माइनस का 6 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना भाई, मतलब ऐसे टाइप्स में ये लास्ट टाइप रहता है, मतलब यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कुछ सोल्यूशन दे रखा है हमको, ठीक है, और उसके बाद हम k की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लास्ट टाइप रहता है इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है। ऐसा कब होता है, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, और इक्वल हो c1/c2 के, ऐसा सिर्फ तभी होता है, ठीक है। तो अब देखना, इसको मैं क्या लिखूंगा, k डिवाइड में x को छोड़ के सब कुछ लिखना है, 2k+1 इक्वल, ये है 3 डिवाइड में 9 इक्वल, ये है 2k+1 डिवाइड में 7k+1, ठीक है। अब यहाँ से ना k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो दो तरीकों से यहाँ पे k की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो आप क्या कर लो, इसके साथ ले लो, मतलब कि इन दोनों से एक इक्वेशन बना लो, या फिर इन दोनों से एक इक्वेशन बना लो, या फिर एक तीसरा तरीका यह है कि इससे और इससे एक इक्वेशन बना लो, लेकिन सबसे आसान जो रहेगा वही आपने उठाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला उठा लेता हूँ, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ इन दोनों को उठाऊंगा। तो 9 इंटू के 9k इक्वल, क्या नाम है, 2 3 जा 6, आगे क्या है k+1, ठीक है, करवा लो मल्टीप्लाई, 6 इंटू के 6k प्लस 6 1 जा 6, और इस साइड में क्या है 9k, इसको इस साइड ले आओ, 9k माइनस के 6k माइनस हो गया इस साइड, और क्या नाम है, ये 6 और ये भी 6 ही है, 9k में से 6k चले गए तो कितने बचेंगे, 3k बचेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा k की वैल्यू निकालनी, ये 3 मल्टीप्लाई में उस साइड गया डिवाइड में, तो 3 2 जा 6, k की वैल्यू 2 आनी चाहिए भाई। अगर k की वैल्यू 2 आप रख देते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे इन दो पेयर ऑफ इक्वेशन के। अब यहाँ पे देखना, a1/a2 सीधा, अच्छा फॉर्मूला में लिख दिया एक बार, अब सीधा यूज करने चल रहा हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना। a1/a2 करेंगे, इसका मतलब 2/a+b+1 इक्वल b1/b2 डिवाइड में क्या होगा, a+2b+2 c1/c2, इसका मतलब 7 डिवाइड में a+b+1, ठीक है। आपकी मर्जी है, इन दोनों से सोल्व करना चाहो इन दोनों से सोल्व कर लो, इन दोनों से सोल्व करना चाहो इन दोनों से सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है। मैं इन दोनों से कर लेता हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करते हैं, इसकी साइड करेंगे, 2 इंटू ए 2a, 2 2 जा 4b, 2 2 जा 4 इक्वल, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 इंटू ए 3a
3 इंटू बी 3b और 3 1 जा 3। अब क्या करते हैं, ए वाले एक साइड में बी, मतलब ए बी वाले एक साइड में, बिना ए बी वाले एक साइड में कर लेते हैं। मतलब मैं उस साइड में सभी को ले जाऊंगा ए बी वालों को, तो 3a और कोई ए वाला है ये रहा, उस साइड लेके जाओ 2a माइनस का हो जाता है। 3b 4b को भी उस साइड लेके जाओ माइनस का हो जाएगा। और इस साइड में क्या बचा 4, उस साइड से 3 को उठा लो, कितना बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना बचेगा a, और यहाँ पे 3b में से 4b गए तो 1 भी बचेगा माइनस का। तो एक इक्वेशन आई a माइनस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का खिताब इसको दे देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन है, तो अब एक और इक्वेशन हमको चाहिए, तो उसको कहाँ से लेके आएंगे, लास्ट वाले 2 को सोल्व करके। तो यहाँ पे लास्ट वाले 2 को उठा लो, सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी यहाँ पे करवाओ पहले। 4 दिए 12 a प्लस बी और 3 1 जा 3 इक्वल 7 की क्रॉप 7 इंटू ए 7, 7 दूनी 14 बी और 7 दूनी 14। यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ठीक है, दिख रहा होगा ना, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू ए 12 है, 12 इंटू बी 12 बी प्लस 3 इक्वल 7a प्लस 14b प्लस 14, ठीक है। ए वाले एक साइड में, बी वाले भी उसी साइड में, और बाकी सब बाकी इक्वल के दूसरी साइड में। तो 12a इस साइड में आएगा 7a, 12b इस साइड में आएगा 14b इक्वल में 14, और 3 जाएगा उस साइड में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 12a में से 7 1 चले गए तो 5a बचेगा। 12 में से 14 चले गए तो कितना बचेगा, माइनस के 2b, और इक्वल में कितना बचेगा, इक्वल में बचेगा 14 माइनस 3 11, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, इन दोनों को मैं सोल्व करने के लिए इसको साफ कर रहा हूँ। एक मेरे पास इक्वेशन है 5a माइनस 2b इक्वल में 11, दूसरी है, अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, यहीं पर ना, यहीं पर इस इक्वेशन की 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला सेम हो जाएगा। 5 इंटू ए 5a प्लस 5 इंटू बी 5 माइनस 5 इंटू बी 5b इक्वल में 5, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, तो 5a माइनस 5b इक्वल में 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एक प्लस का 5a, एक माइनस का 5a, तो दोनों कैंसिल करके खत्म। 5b प्लस का है और 2b माइनस का है, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए, 3 भी बचेगा, और इस साइड कितना बचेगा, 11 में से 5 गए 6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3, कैंसिल करेंगे 2, तो b की वैल्यू आ गई कितनी 2। अब इसको ना इस इक्वेशन पुट करो, जो ये है, ये वाली पुट इन 1, a माइनस बी की जगह पे 2 इक्वल में 1, तो a इक्वल 1, उस साइड में जाएगा 2 प्लस का, इस साइड में कितना जाएगा, a की वैल्यू 3 है। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी, मतलब इस चैप्टर में ना क्या रहेगा, जैसे फ्रैक्शन प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, 2 डिजिट प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, और क्या नाम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उन सभी को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला चैप्टर लगभग 4 से 5 वीडियोस के अंदर खत्म होगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, चाहे जहां मर्जी से पूछ ले, फिर तो इस चैप्टर में जहां मर्जी से पूछ ले, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे करवाया जाएगा, जो कुछ भी होगा वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख पाऊँ और उसका सोल्यूशन कर पाऊँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो 2 डिजिट प्रॉब्लम पर आएगी, या क्या नाम है, एक काम करते हैं, पहले
हम जो सिंपल मतलब जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है ना, अभी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पर मुझे लगता है इस चैप्टर को जरूर करना चाहिए। सिंपल टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड 5th चैप्टर में भी है। मतलब लास्ट तक जब तुम जाओगे ना तो तुमको पता चलेगा कि 14th चैप्टर के अंदर भी इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। यदि अलजेब्रा में सिर्फ यही चैप्टर है, और ये अलजेब्रा के कंसेप्ट हैं सारे के सारे। पीछे भी आए थे, पिछले चैप्टर में कुछ कंसेप्ट आए थे, लेकिन वो पोलिनोमियल एक अलग चैप्टर था। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।